नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में लाया हूं मैं हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग 50%। साथियों, ये 50% है पिछली जो परीक्षाएं हुई है रीट की, उन सभी में ये पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए साथियों। इसमें 2012 से लेकर 2023 तक के जो प्रश्न है रीट के, उसमें समावेश है और सारे ही प्रश्न है साथियों ये हिंदी शिक्षण वीडियो के रहने वाले हैं और लगभग ये क्लास 50 प्रश्नों की रहने वाली है। आप अपनी तैयारी को जरूर चेक करिए साथियों, और इनमें से एक या दो तीन क्वेश्चन है जरूर मिलेंगे आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तो आप एक टिक लगा ही सकते हैं। पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में आपको एक सत्य कथन बताना है। यानी आपको किंडरगार्टन विधि जो फ्रोबेल ने दी है, ठीक है, और फ्रोबेल ने कहा है कि बगीचा बाग माली, ठीक है, तो उसमें सत्य कथन आपको देखना। तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है? बिल्कुल ये नहीं। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए नहीं। ये कुक महोदय ने दी है? बिल्कुल नहीं। ये भाषा व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से दी जा सकती है क्या? यहाँ पर एक ऑप्शन थोड़ा सा छिप रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो ये पहला ऑप्शन तो इसका गलत है कि ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, और ये उच्च माध्यमिक के लिए प्राथमिक स्तर के लिए होती है, ठीक है, और ये कुक महोदय ने नहीं दी, ये फ्रोबेल ने दी है, ठीक है, और ये भाषा व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो सही बात है, इस विधि से हम व्याकरण और साहित्य की शिक्षा नहीं देते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है इसका गलत रहेगा। बाकी ठीक है, ये सत्य है, ठीक है, तो व्याकरण और साहित्य की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये एक सत्य है। बाकी ये तीन ऑप्शन है, इसमें क्या है, गलत है। अगला सवाल है हमारा साथियों दूसरा, यहाँ पर बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? यानी भाषा की जो शिक्षा है ना, वो किस माध्यम में दी जा सकती है? तो यहाँ पर देखो, केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक पर्यावरण से हम बेसिक भाषा की शिक्षा दे सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है साथियों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? यहाँ पर व्यक्तिक अनुदेशन जो प्रणाली है, उसकी आपको सीमा बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जाता है। दूसरा है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जाता है। तीसरा हमारा इसमें ऑप्शन है साथियों, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। और चौथा है, ये शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के अध्यापन में उपयोगी नहीं है। तो ये साथियों इसका जो ऑप्शन होगा ये वाला रहेगा। ये इसकी सीमा है कि ये बड़ी कक्षाओं के लिए अध्यापन में उपयोगी नहीं होती है। अगला हमारा सवाल है, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? आपको नहीं बताना साथियों, यहाँ पर परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है अध्ययन कार्य का आवंटन, ये होता है। अध्ययन हेतु निर्देश, ये भी होता है। विद्यार्थियों के द्वारा स्व अध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, ये भी होता है। कलात्मक परियोजना, ये वाला इसका सोपान नहीं रहता है। बाकी तीन है जो कि परिवीक्षित अध्ययन उपागम के सोपान रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृतियों के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु की गई है? यानी शुरू के अंदर सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना चाहिए, ये बात किस स्तर के विद्यार्थी, ये प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए होती है। पहला ही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है छठा, भाषाई कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है, ठीक है। तो भाषा के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसमें अभिव्यक्ति कौशल आपको बताने हैं, ठीक है। तो जिससे अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, एक तो बोलने से अभिव्यक्ति होती है, एक लिखने से अभिव्यक्ति होती है। तो ये तो है आपके अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। एक होता है ग्रहयात्मक कौशल, ठीक है, तो सुनना और पढ़ना, सुनना, ठीक है, एक तो सुनना, ठीक है, और एक होता है पढ़ना, ठीक है। ये ग्रहयात्मक कौशल होते हैं, ठीक है। बाकी ये बोलना और लिखना ये क्या होता है, अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। चार कौशल होते हैं, ठीक है। LSRW, ठीक है साथियों, ये आपको रूल याद है, LSRW, ये मनोवैज्ञानिक क्रम भी है, ठीक है। सुनना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना और लिखना, ठीक है, LSRW, ये आपको रूल याद रखना है। सातवां सवाल है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख है ना, वो कौन सी भाषा लेखन से संबंधित है, ऐसे कौन सा कौशल है भाषा का, ठीक है। तो अनुलेख तो लेखन कौशल से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, लिंग्वाफोन, इसे रिकॉर्ड प्लेयर भी कहते हैं, ठीक है, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? ठीक है, तो लिंग्वाफोन साथियों आप सभी को पता है एक श्रव्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है? एक श्रव्य सामग्री है। अगला सवाल है, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। तो भाषा प्रयोगशाला के अंदर कौन सा नहीं होता? परामर्श कक्ष होता है, श्रवण कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष भी होता है, लेकिन विश्रांति कक्ष है ना, ये वाला भाषा प्रयोगशाला के अंदर नहीं होता है। चौथा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, शेष सवर वाचन का गुण है। शेष सवर वाचन का मतलब होता है एक साथ बोलना, ठीक है, तो उसका गुण क्या होता है? अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम, अस्वाभाविकता, ठीक है। तो शेष सवर वाचन का गुण होता है उचित ध्वनि निर्गम, ये इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला हमारा सवाल है,
मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन आपको क्या करना है, बताना है मौखिक मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है, मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा होनी चाहिए। और मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों में आत्म अभिव्यक्ति के यहाँ पर एक अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा जवाब बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ये मौखिक मूल्यांकन निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला सवाल यहाँ पे साथियों, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमाओं का निर्णय करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है? ठीक है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। ये मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो ये परिभाषा शायद तो माइकलिस ने दी है, बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों को सीखने में जो भी कठिनाई होती है, उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कराया जाता है, वो आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष बताना है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष इसमें कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर पहला है, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, ये तो सही है। विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, ये भी सही है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है, ये भी इसमें सही है। ठीक है, और एक ऑप्शन इसमें थोड़ा सा नीचे है, ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब शिक्षक अनुपात कम हो। ठीक है, तो ये वाला इसका दोष रहेगा साथियों, बाकी तीन बिल्कुल सही रहेंगे। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण में लगभग 4 पदों का यहाँ पर किया जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हर्बर्ट के द्वारा स्थापित से संबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया था? ठीक है, तो हर्बर्ट के द्वारा स्थापित से संबंध विधि के चिंतन को आगे बढ़ाने वाले जो विद्वान थे वो आपके जिलर थे साथियों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। 17वां, मांटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। देखिए, मारिया मांटेसरी फ्रांस की थी? नहीं। मांटेसरी प्रणाली की 5 भागों में विभाजित किया है। मांटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से प्रभावित थी। मांटेसरी विधि में पहले पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, ये इसका एक सत्य कथन है। ठीक है, मांटेसरी पद्धति में क्या होता है, पढ़ने से पहले साथियों लिखना सिखाया जाता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। 18वां सवाल है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। ठीक है, तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जो सिद्धांत है वो आपका होता है साथियों लघु कर्मिक लघु पदों का सिद्धांत, ये इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। साथियों, ये हिंदी शिक्षण वीडियो के पिछले सालों के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर पढ़िए। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य और लक्ष्य होता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य और लक्ष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षितों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रदान के व्यवहार में परिवर्तन करना, या विकल्प एक और दो दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला रहेगा साथियों, शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 20वां सवाल है मैं, इनमें से भाषा शिक्षण के मूल्य उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में मूल्य उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का जो आधार होता है, समूहवार भाषाई दक्षताएं, लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधार होता है आपको यहाँ पे आधार बता, इसमें साथियों यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। यहाँ पे तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। यहाँ पे कक्षावार भाषाई दक्षता भी होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षता भी होती है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? ठीक है, तो यहाँ पे द्रुत वाचन है ना वो किसका प्रकार है आपको बताना है। तो द्रुत वाचन है ना मौन वाचन का प्रकार है, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 22वां सवाल है हमारा, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर देखिए, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण क्या है? तो अशुद्ध वर्तनी का जो कारण होगा वो होगा व्याकरण का अधूरा ज्ञान, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है साध्य साधन एक दो। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक ऐसी होती है, साधन होती है, दूसरा बिल्कुल सही जवाब। चौथा है, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री कौन सी होती है? चित्रकथाएं, शब्द पट्टी, मानचित्र या वाक्य पट्टी? तो सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री आपकी मानचित्र होती है। अगला सवाल है हमारा, इनमें से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है? ठीक है, प्रक्षेपित सामग्री आपको ढूंढनी है, तो स्लाइड प्रोजेक्ट होती है, ओवरऑल प्रोजेक्ट होती है, एपिडाविस कोड होती है, तो ग्रामोफोन है ना, ये आपकी प्रक्षेपित सामग्री यहाँ पर नहीं होती है। अगला सवाल है हमारा, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है, तो मात्रात्मक, संरचनात्मक, ज्ञानात्मक और विवरणात्मक। ठीक है, तो मूल्यांकन के पक्ष में आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है, तो तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा।
अगला 27वां सवाल है, मानसिक योग्यता का परीक्षण है ना किससे किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक परीक्षण का जो परीक्षण है वो बुद्धि परीक्षण से किया जाता है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसके बौद्धिक के उपलब्धि का। उपयुक्त कथन ये किसका है? ठीक है, तो ये जो परिभाषा है साथियों, ये तीसरे वाले रेमर्स और गेज ने दी है। ये आपको याद रखनी है, मूल्यांकन की परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। अगला सवाल है 29वां, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में आपको एक सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित और निर्धारित प्रक्रिया होती है। दूसरा है, उपचारात्मक शिक्षण पूरी कक्षा के लिए समान होता है। उपचारात्मक शिक्षण संस्था प्रदान और अभिभावकों की देखरेख में होता है। और हमारा चौथा ऑप्शन है साथियों इसमें, उपचारात्मक शिक्षण है ना व्यक्तिगत होता है। तो सही बात है, उपचारात्मक शिक्षण है ना केवल एक व्यक्ति पर ही आयोजित किया जाता है, उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए। अगला सवाल है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि और लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनि और लिपि का ज्ञान कराया जाता है, तो वो आपकी साथियों कौन सी होती है? भाषा शेषर की विधि होती है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 31वां सवाल है हमारा, इंपॉर्टेंट सवाल है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया है? तो डाल्टन प्रणाली का जो आविष्कार है वो पार्कहस्ट ने किया है। इंपॉर्टेंट याद रखिए। ठीक है, हमारे पार्कहस्ट। अगला सवाल है साथियों, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या होती है? ठीक है, तो अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे। अनुलेख से स्वर बोलकर लिखवाया जाए। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में उपयुक्त में से कोई सभी सही। ठीक है, तो सुंदर अनुलेख की जो आवश्यक शर्त होती है, तीसरा रहेगा साथियों, अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसा आदर्श लेख में लिखा गया है। साथियों, हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण सवाल है, आप जरूर देखिए क्लास को। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य संवर्धन कौन सा है? दृश्य और श्रव्य दोनों। ठीक है, तो नाटकीकरण है ना, ये श्रव्य और दृश्य दोनों होते हैं। ठीक है, बाकी ये कोई श्रव्य कोई दृश्य होता है। अगला सवाल है, इनमें से पाठ्यपुस्तक में आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, यानी पाठ्यपुस्तक का आंतरिक गुण कौन सा नहीं है? भाषा होती है, विशेष सामग्री होती है, जिल्द ये नहीं होती है। ठीक है, और शैली भी होती है। तो यहाँ पर जिल्द है, ये आंतरिक गुण नहीं कहलाता है। 35वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? ठीक है, कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, एक और दो दोनों सही। तो यहाँ एक और दो दोनों सही है, बिल्कुल सही है इसमें। यहाँ पर 36 नंबर सवाल है साथियों, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, यानी मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा है? एक शिक्षक एक समय एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। मौखिक परीक्षाओं की वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और अगला है यहाँ पे इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जाता है। और इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के लौकन कौशल का मापन किया जाता है। तो हमारा प्रश्न एक बार हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथ ही। इसमें विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशल, ठीक है, तो सुनना, पढ़ना और बोलना, ये इनका एक साथ मापन इसमें हो जाता है। 37 नंबर सवाल है हमारे साथियों, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद यहाँ पर नहीं रहेगा? तो परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनरीक्षण करना और परीक्षण का अनुपयोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें गलत आपको ढूंढना है साथियों। तो यहाँ पर इसका जो गलत आंसर आपका रहेगा साथियों, चौथे का बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका परीक्षण का अनुप्रयोग। ये यहाँ पे इसमें नहीं रहता उपलब्धि परीक्षण में, बाकी सारे यहाँ पे रहते हैं। 38वां हमारा प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा 38वां, सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष आपको बताना है। ठीक है, तो अल्प समयांतर होने पर परीक्षा टेस्ट में विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। दूसरा है, शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देश और परामर्श निरंतर देते रहते हैं। विद्यार्थी को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है और इससे विद्यार्थियों पर वर्ष भर परीक्षा का व्यय बना रहता है। तो इसका एक ही दोष है कि इससे क्या होता है, वर्ष भर है ना व्यय बना रहता है विद्यार्थियों में कि कब इसकी परीक्षा होगी। तो इससे क्या होता है, स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन ये वाला दोष रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, विनेटिका। अगला सवाल है, विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो इस पद्धति का जो विकास है कार्लटन बसवर्न ने दिया है, बिल्कुल सही है। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर से हुआ है, बिल्कुल सही है। ये पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथन सही। तो इसमें चारों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर संरचनात्मक उपागम का जो अन्य
नाम है वो आपका रहेगा वाक्य घटन उपगम, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, शेष सवर्वाचन में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? ठीक है, तो ये बोलकर किया जाता है, इसमें कक्षा का वातावरण सहमय हो जाता है, ये विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, और ये छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए उपयोगी है। तो शेष सवर्वाचन का जो सही जवाब रहेगा आपका बिल्कुल, इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा ये तीसरा बिल्कुल रहेगा, ये वाक्य विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए यहाँ पर नहीं होता है। अगला यहाँ पे साथियों, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो ये विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करता है, सही है। विद्यार्थियों के द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता का दर्शन कराता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करता है, ज्ञान की सीमा को सीमित नहीं करता, ये गलत रहेगा। विद्यार्थियों में सब अध्याय की प्रति रुचि उत्पन्न करता है, ये भी सही रहेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन है ना, ये आपका इसमें नहीं रहेगा, बाकी 3 बिल्कुल इसमें सही रहेंगे। 46 नंबर सवाल है साथियों यहाँ पे, भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ, वार्तालाप, रिकॉर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल दो जवाब रहेंगे साथियों, ग्रामोफोन और लिंगोफोन, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही रहेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित यहाँ पर नहीं रहेगी? तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं रहेगी साथियों, ये क्रीड़ा व्यायाम नहीं रहेगी, बाकी तीनों रहेंगी। 48 नंबर सवाल है साथियों, ये एक परिभाषा है जो कि आपको याद रखनी है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में ये कथन किसका है? ये रेमर्स और गेज का है, इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 49 नंबर सवाल है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली जो विधि है आपको सबको ही पता है, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों परीक्षा विधि। कौन सा रहेगा? परीक्षा विधि, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है हमारा यहाँ पे साथियों, यहाँ पर लिखा है कि यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बचे रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, तो उनके व्यवहार में और परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित में से शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा उपचारात्मक शिक्षण, दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों ये हिंदी शिक्षण वीडियो की लगभग 50 प्रश्नों की क्लास थी साथियों, 50 प्रश्नों की क्लास है, जल्द ही आपके लिए और अपलोड की जाएगी साथियों। आपके इसमें कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए साथियों। रीट में इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन है जरूर पूछे जाएंगे साथियों। ये सारे प्रश्न है अंतिम वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न पत्र है उसी में से ही बनाए गए हैं साथियों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।